गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं इंसोलेशन को, यानी सूर्य तप को किस प्रकार से ये चलता है। तो कल की जो क्लास रही थी उस क्लास में हमने विभिन्न प्रकार से जो हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एनर्जी के अलग अलग टाइप्स जो पाए जाते हैं उसको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो सोलर इंसोलेशन है उसके टाइप्स को देखा कि किस प्रकार से शॉर्ट वेव्स, मीडियम वेव्स एंड लॉन्ग वेव्स में हमारे यहाँ पर अर्थ की सरफेस पर सूर्य का जो प्रकाश है, ये सौरिक विकिरण है जिसे सोलर रेडिएशन कहा जाता है, वह पहुंचता है। तो कल की क्लास में हमने अच्छी तरीके से इसको डिस्कस कर दिया था। उसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो सोलर एनर्जी या जो रेडिएशन है तो हमारे पास पहुंचता है, वो किस प्रकार से कितने परसेंटेज में कितना रिफ्लेक्ट होता है, कितना एब्जॉर्ब होता है, उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे कि इस सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं। तो कल की जो स्लाइड्स हैं उनको चला देता हूँ। कल हमने विकिरण ऊर्जा के बारे में पढ़ा, गतिक ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और गुप्त ऊर्जा के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने सोलर रेडिएशन का अर्थ क्या है उसको डिस्कस किया और किस प्रकार से शॉर्ट वेव्स एंड लॉन्ग वेव्स जो होती है वो वर्क करती है, क्या रोल रहता है उसके बारे में छोटा सा डिस्कस किया। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सोलर रेडिएशंस के अंतर्गत हमने देखा कि कौन कौन सी वेव्स होती है, शॉर्ट किस प्रकार से कहलाती है, मीडियम किस प्रकार से कहलाती है, लॉन्ग किस प्रकार से कहलाती है, विजिबल कलर्स जिसे विग्योर कहा जाता है। तो विग्योर जो कलर्स है वो किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से न ह ल यानी आरजीबी कलर्स जो होते हैं उनको विजिबल लाइट्स के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये कुछ वेव्स के अंतर्गत हमने शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग वेव्स के बारे में डिस्कस किया, किस प्रकार से इनका एल्गोरिथम रहता है या जो वेवलेंथ किस प्रकार से बताई जाती है, यानी वेव की जो लेंथ है वो किस प्रकार की होती है। तो हमने कल तक यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं इंसोलेशन को, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन, यानी धरातल पर जो स्थायी सूर्य तप पहुंचता है, यानी सोलर का कांस्टेंट जो प्राप्त होता है वह हर जगह पर हर समय में समान नहीं होता है। यानी हम कहें कि पूरे के पूरे अर्थ पर समान रूप से सूर्य का प्रकाश या इंसोलेशन पहुंचता है तो ये नहीं कहा जा सकता। ये सब जगह पर अलग अलग पाया जाता है। तो उसके कुछ रीजंस हैं। उन रीजंस में सबसे पहली जो रीजन है वह है सूर्य की किरणों का कौन, इंटेंसिटी और रेडिएशन और एंगल ऑफ द सन्स रे, यानी सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है वो किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है। सबसे पहले कुछ कारकों को अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि देखिएगा, हम देखते हैं कि सूर्य, हम शैडो को देख लीजिए। अभी आप जिस प्रकार से अभी कभी आप धूप में खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो परछाई है वो काफी लंबी रहेगी। आप ट्राई कीजिएगा, अगर आप धूप में खड़े हैं तो काफी लंबी परछाई आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये लंबी कब दिखाई देती है और कब हमें सीधी दिखाई देती है? कब ऐसा एक दिन आता है जब हम देखेंगे कि हमारा जो परछाई है, हमारा जो शैडो है, वो कांस्टेंट एकदम सीधा रहता है, किसी प्रकार से चेंजेस नहीं आता। चेंजेस नहीं आता है का अर्थ हो गया कि अगर मैं कहूँ कि ये मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है, तो ये बॉक्स और बॉक्स की जो परछाई है, वो हमें नज़र आती है। अब वो बॉक्स की परछाई कहाँ पर नज़र आएगी? वो डिपेंड करता है कि सन कहाँ पर है। देखिएगा, अगर सन हमारे ठीक ऊपर एल्टीट्यूड पर, एल्टीट्यूड चाहे कितना ही हो लेकिन हमारे ठीक ऊपर इस प्रकार से स्थिर है, ठीक हमारे ऊपर वर्टिकली है, तो हम क्या देखेंगे कि जो सूर्य की जो किरणें हैं, उनका जो प्रकाश है वो हमारे ऊपर सीधा आएगा। अगर मैं कहूँ कि जो सूर्य की जो स्थिति है वो यहाँ पर है, सूर्य की स्थिति जो है यहाँ पर है, तो क्या स्थिति रहेगी? तो हम देखेंगे कि जो सूर्य की जो किरणें हैं, हमारे पास थोड़ी-सी तिरछी आ रही है, ठीक है? इसी प्रकार से अगर सूर्य की स्थिति इस तरफ है, तो हम क्या देखेंगे
कि जो सूर्य की जो किरणें हैं हमारे पास जो पहुंच रही है वो थोड़ी सी तिरछी पहुंच रही है। तो ये जो तिरछापन जो है वह हमारे इंसोलेशन की मात्रा को भी प्रभावित करेगा। किस प्रकार से प्रभावित करेगा कि अगर हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट ले रहे हैं, अगर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट हमारे पास पहुंचता है तो हमें तेज धूप मिलेगी, ठीक है। तिरछा पड़ रहा है तो हमें धूप इतनी नहीं मिलेगी जितनी हमें मिलनी चाहिए, यानी थोड़ी सी आपको मात्रा कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं एक बॉक्स और बना देता हूँ और इस तरफ भी यहाँ पर बॉक्स और बना देता हूँ, ठीक है। एक बॉक्स मैंने यहाँ पर इसके साथ ही बना देता हूँ। अब सूर्य जो है उसकी सूर्य की पृथ्वी पर क्या स्थिति रहती है, देखिएगा। यहाँ पर मैं कहता हूं कि ये मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी ये हमारा कर्क रेखा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि ये मेरी मकर रेखा है। मकर रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं और ये है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर या इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत नहीं लिखता हूं मैं, यहाँ इक्वेटर लिख लेता हूँ। ये किस प्रकार से होती है या किस दिन होती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य जब हमें आभासी प्रतीत होता है, वर्ष में दो ऐसे दिन आते हैं जब सूर्य विषुवत रेखा पर वर्टिकली होता है, लंबवत होता है। एक तो आती है, पता होगा आपको, एक तो आता है, वो दिन आता है मार्च में, एवं एक आता है सितंबर, या हम जिसे सितंबर का महीना कहते हैं। 22 मार्च और 23 सितंबर, थोड़ा सा वेरिएशन पाया जाता है 21 से 23 सितंबर या 21 से 23 मार्च के बीच। अब कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है, वो चमकता है 21 से 23 जून के बीच। थोड़ा सा वेरिएशन पाया जाता है, इससे 21 23, और यहाँ पर आता है दिसंबर के महीने में। तो बताएगा, मैं लिख देता हूँ लगभग 22 दिसंबर के आसपास मकर रेखा पर 22-23 दिसंबर के आसपास थोड़ा सा वेरिएशन पाया जाता है। अब क्या रहेगा कि जब सूर्य यहां पर है मार्च और सितंबर, अब कौन सा महीना चल रहा है, अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि अब महीना चल रहा है जनवरी। अब जनवरी के महीने में कल हम मकर संक्रांति मनाएंगे, कल हम मकर संक्रांति मनाएंगे। संक्रांति का अर्थ होता है छोड़, जिस स्थान को छोड़ा जाता है तो उसे हम संक्रांति। अब मकर संक्रांति यानी यहां पर हमारी मकर रेखा है, ठीक है। इसी प्रकार से कर्क संक्रांति भी होती है 21 जून, 22 दिसंबर गया। 22 दिसंबर के बाद सूर्य मूव करता है किस तरफ, सूर्य की स्थिति 22 दिसंबर को तो कहाँ है, मकर रेखा पर है, लेकिन इस दिन सूर्य वापस मूव करता है। सूर्य की मूवमेंट यानी यहां से अगर मैं कहूं कि दिसंबर में चलेगा, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च आ गया, मार्च में आ जाएगा इसके ठीक ऊपर, और मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून पर यहां पर पहुंचेगा। फिर हमें थोड़ा सा जून के बाद जब कर्क संक्रांति आएगी यानी 21 जून,
21 जून को वापस ये मूवमेंट चेंज हो जाएगी और इस तरह जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर कहां पर आ गए? मकर, सॉरी कर आपके विषुवत रेखा पर, और वापस सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये इस प्रकार से सूर्य की मूवमेंट चल रही है, यानी यहाँ पर 2-3 महीनों का गैप, ठीक है। यानी जब ये इधर उधर जाएगा तो 2 बार यहाँ से गुजरेगा, इक्वेटर को पास करेगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे, जहां हम रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध गोले का आधा हिस्सा, यानी हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में, और वहीं से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होती है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर जून में यहाँ पर क्या होगी? गर्मियां होगी। यहाँ पर गर्मी है। क्यों गर्मी है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी गिर रही है। 21 जून को सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी गिरेगी और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी गिरेगी। जहां पर सीधी गिरेगी वहां पर क्या होगा? वहां पर जहां पर सूर्य की किरणें सीधी गिरेगी वहां पर क्या होगा? वहां पर होगी समर। सीधी गिरेगी यानी वहां पर आपको गर्मी का मौसम देखने को मिलेगा। गर्मी यानी यहाँ पर इंसोलेशन ज्यादा मिल रहा है, और 21 जून को यहाँ पर गर्मी रहेगी। यानी भारत में गर्मी कब रहेगी? 21 जून को, और 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों का मौसम रहेगा। ठीक है। फिर जहां पर सूर्य की किरण, अब सूर्य यहां पर है, इसका मतलब सूर्य की किरणें दूसरे क्षेत्रों में तिरछी पड़ रही। दूसरे क्षेत्रों में सन की जो रेज है वो तिरछी जाएगी, यहाँ पर सीधी नहीं और तिरछी जा रही। तो तिरछी जा रही है, इसका मतलब जब 21 जून को भारतीय क्षेत्र में या उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मियां रहती है, तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहती है? सर्दियां रहती है। यानी आप जून के महीने में दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चले जाइए, वहां पर आपको सर्दी महसूस होगी, क्योंकि वो वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही। अब हम बात करते हैं मकर संक्रांति की। अब मकर संक्रांति को अगर देखें तो मकर संक्रांति कब आई? ये दिसंबर के बाद, यहाँ पर मैं 3 महीने बना देता हूं ताकि आप मकर संक्रांति को भी समझ लेंगे। यहाँ पर दिसंबर के बाद सूर्य इस तरफ मूव हो रहा है, जनवरी में आएगा यहाँ पर, फरवरी में आएगा यहाँ पर, और दिसंबर में आ जाएगा यहाँ पर। दिसंबर में आ जाएगा यहाँ पर। दिसंबर में जो सूर्य है वो मार्च में यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर पहुंचाएगा जनवरी में, यहाँ पर फरवरी में, यहाँ पर मार्च, यहाँ पर अप्रैल, यहाँ पर मई, और यहाँ पर जून को यहाँ आ गया। ठीक है। जून के बाद वापस, जून के बाद यहाँ पर फिर आएगा जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर को कहाँ आ गया? इक्वेटर में। अक्टूबर को आ गया यहाँ पर, नवंबर को आ गया यहाँ पर, और दिसंबर को आ गया वापस। ठीक है। तो हर पॉइंट पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगस्त और अप्रैल सेम मौसम रहेगा, यहाँ पर अक्टूबर एंड फरवरी सेम मौसम रहेगा, नवंबर और यहाँ पर आपके सेम मौसम रहेगा, यानी यहाँ पर मौसम इस प्रकार से रहेगा। अब बात करते हैं मकर रेखा। जब मकर रेखा को 22 दिसंबर को तो यहाँ पर वर्टिकली है, लेकिन जब सूर्य मकर रेखा को छोड़ता है तो उसे हम संक्रांति कहते हैं। सूर्य जब मकर रेखा को छोड़ता है तो उसे हम संक्रांति कहते हैं। मकर रेखा को छोड़ेगा यानी वो इक्वेटर की तरफ जा रहा है, वह 0 डिग्री अक्षांश की तरफ जा रहा है, वो यहाँ पर पहुंचेगा 0।
ठीक है। भारत कहाँ से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री और 4 मिनट यहाँ पर पहुंचेगा। और जून में कहाँ पर पहुंचेगा? भारत के बीचों बीच यहाँ पर, जहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है, जहाँ पर आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहती है, जहां से गुजरती है वहां पर पहुंचेगा। और दिसंबर में सूर्य कहां पर रहता है? वो रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। 14 जनवरी को जब सूर्य मकर रेखा को छोड़ता है, मकर रेखा को छोड़ता है, मकर रेखा को छोड़ रहा है और किस तरफ जा रहा है? कर्क रेखा की तरफ जा रहा है, यानी हमारी तरफ आ रहा है। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? हमारे भारत से गुजरती है, तो वह हमारे भारत की तरफ बढ़ रहा है। तो भारत की तरफ जब बढ़ता है तो उस स्थिति को हम त्योहार के रूप में मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब रात छोटी होने लगेगी और दिन बढ़ा, दिन यानी प्रकाश का समय बढ़ेगा। और प्रकाश हमारे धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी समय खेतों में खड़ी हुई सारी सारी जितनी भी जो फसलें होती हैं वो पकने लगती है, तो हम इसे त्योहार के रूप में मनाते हैं। हम हमारे जो राजस्थान का क्षेत्र या हमारा आपकी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उसमें हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। पंजाब वाले इसे लोहड़ी के रूप में मनाते हैं, असम वाले इसे बिहू के रूप में मनाते हैं, कहीं पर इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। याद है? हर जगह देख लीजिए ये सारे के सारे त्योहार अलग अलग रूप है। कहीं इसे पोंगल कहा जाता है, कहीं इसे लोहड़ी कहा जाता है, कहीं इसे बिहू कहा जाता है और कहीं इसे संक्रांति कहा जाता है। और सभी का एक ही दिन होता है, सूर्य का प्रकाश में। यहाँ से हमारी इक्वेटर पास होती है, यहाँ से निकलते हैं। और जो हमारी कर्क रेखा है, यहाँ पर कर्क रेखा यहाँ पर है, यहाँ पर हमारी कर्क रेखा, और कर्क रेखा पर ये कब पहुंचेगा? यहां से कब निकला? यहां से रवाना होता है 14 जनवरी को, ये छोड़ देता है और छोड़कर ये हमारी तरफ बढ़ रहा है। यानी अब क्या होगा? अब दिन बड़े होंगे और रातें छोटी, रातों की अवधि अब कम होती रहेगी। यानी जो नाइट की जो ड्यूरेशन है, जो डार्कनेस की ड्यूरेशन है वो कम होगी और लाइटनेस बढ़ेगी। तो उसे हम त्योहार के रूप में मनाते हैं। हम पतंग के माध्यम से उस सूर्य का स्वागत करते हैं कि आप हमारी तरफ पहुंच रहे हो, हमें बहुत खुशी है। तो इस प्रकार से इस त्योहार को हम मनाते हैं। तो 21 जून को जब सूर्य, अब हमारे टॉपिक पर काफी लंबा मैंने इस चैप्टर को किया है, लेकिन ये बेसिक्स जो है आपको पता होना चाहिए। सूर्य यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर, ठीक है। अब सूर्य यहाँ पर है, इसका मतलब सूर्य की किरणें पर रहेगा, और जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेगी वहां पर रहेगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में तो सर्दियां ही रहती, क्यों? क्योंकि वहां पर सूर्य इससे आगे जा ही नहीं रहा। सूर्य जो है अर्थ अपने एक्सिस पर झुका हुआ, ठीक है। तो ये एक्सिस जो झुकाव है, वो झुकाव किस प्रकार से, इस झुकाव को भी थोड़ा मैं बताया। अब यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर इसकी जो एक्सिस है वो इस प्रकार से झुकी, पृथ्वी इस प्रकार से झुकी हुई, तो इसका जो एंगल है वो कहते हैं ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, अक्ष पर, अक्ष यानी एक्सिस, अब एक्सिस पर 23.5 डिग्री, एक्सिस का अर्थ होता है ये, इसका एक्सिस, ठीक है। और अब झुका किस प्रकार से हुआ है, तो 23.5 डिग्री को हमें समझना है। यहाँ ये जो गैप, देखिए इसको आप 90 डिग्री कर लेता हूँ, ज्यादा आपको बढ़िया तरीके से कई चीजें हैं जो हम पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कहाँ पहुंचे जाएंगे, इसकी का एक हिस्सा है ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया।
कैलेंडर बना दिया, ये इसका एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस से ये कितना टिल्ट है, ये 23.5 23 डिग्री, कहाँ से, यहाँ से ये 23.5 डिग्री एक्सिस से, और इसी बात को मैं यहां से करूं, कितना झुका हुआ है, अपने तल से, अपने बेस से कितना झुकी हुई है, तो ये है 66 डिग्री एंड हाफ, 23.5 डिग्री और 66 डिग्री को दोनों को आप जोड़ देंगे, पूरा को पूरा कितना हो जाएगा 90, ठीक है। अगर सन की सिचुएशन, अगर सन यहाँ है तो सूर्य की किरणें यहाँ पर तो सीधी गिरेगी, इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा, और अगर तिरछी है तो वहां पर इंसोलेशन कम देखने को मिलेगा, स्पष्ट करना क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जून में सनरेज डायरेक्ट आ रही है, दिसंबर में यहाँ पर सनरेज जो है वो आ रही है आपके तिरछी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया कवर होगा स्मॉलर होगा, और यहाँ पर लार्ज एरिया यहाँ पर कवर किया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप खड़े हैं, यहाँ पर ये पेड़ है, तो इस पेड़ की जो छाया है, तो आप देखेंगे कि पेड़ की छाया, यहाँ पर आपको परछाई नहीं देखने को मिलेगी, या फिर परछाई जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगी, उसके आसपास ही देखेंगे, क्योंकि सन ठीक ऊपर की तरफ, पूरा ऊपर की तरफ वर्टिकल है, और दिसंबर में चूंकि इस प्रकार से तिरछा है, तो अभी वर्तमान के समय में अगर आप देखेंगे, तो अगर आप बाहर खड़े होंगे, ठीक है, आप बाहर जाइएगा आज और बाहर जाकर देखिएगा कि अगर आप खड़े हैं तो आपकी परछाई किस दिशा में बनेगी, ये भी आप भूगोल के अगर थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो आप पता लगा देंगे कि हमें पता है कि आप कहाँ खड़े हैं। देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं स्पष्ट करता हूँ कि आपकी परछाई किस दिशा में जाएगी, आप इसको स्पष्ट, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप जो खड़े हैं राजस्थान में हैं, तो राजस्थान में आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है। अब सूर्य का प्रकाश किधर से आ रहा है, सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है, सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है, तो आप यहाँ खड़े हैं तो आपकी परछाई किस तरफ बनेगी, इस तरफ। यानी जिस तरफ आपकी परछाई जा रही है इन दिनों में, जिस तरफ आपकी परछाई जा रही है, अमूमन वहां पर हम कह सकते हैं कि वही आपकी उत्तर दिशा है। आप बाहर खड़े हुए और अपनी परछाई को देखिएगा, तो आप पाएंगे कि आपकी परछाई उत्तर दिशा को दिखा रही है। इसी तरह से अगर यही स्थिति जून के अंतर्गत देखें या 21 जून के अंदर देखें, तो आपकी परछाई गिरेगी। आप जहां खड़े हैं उसके आसपास ही आपकी परछाई बनेगी, लंबी परछाई नहीं बनेगी। लेकिन आपकी परछाई, आप यहाँ खड़े हैं, इस प्रकार से खड़े हैं, तो आपकी लंबी परछाई आपको उत्तर दिशा को दिखाते हुए बताई देगी। प्रयोग कीजिएगा और जरूर पता लगेगा किस प्रकार से आपकी। तो सूर्य की जो किरणों का जो तिरछापन है, वह इंसोलेशन को प्रभावित करता है। जो इक्वेटोरियल रीजन है, यानी जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, उन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर आपको इंसोलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी जहां जहां पर आपके इक्वेटर पास आउट होती है, वहां पर आपको इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा। इक्वेटर कहां से पास होती है, यहाँ से पास होती है, यहाँ पर आपको सन रेज डायरेक्ट मिलेगी। ये जो सन है उसकी जो रेज है वो यहाँ पर डायरेक्ट आ रही है, तो डायरेक्ट आ रही है, इसका मतलब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर इक्वेटर पर ज्यादा मिलेगा, और जो पोलर रीजन है वहां पर तिरछापन अधिक होगा। तिरछापन अधिक होने के कारण वहां पर आपको सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा। तो यही कारण है कि कुछ क्षेत्रों में, जब कह सकते हैं कि मैंने एक आर्टिकल आपको टेलीग्राम में सेंड किया है कि किस प्रकार से 76 डेज का वहां पर डे होता है नॉर्वे के अंतर्गत, उसको ठीक से पढ़िएगा आप इस चीज को अच्छी तरीके से। तो इंसोलेशन प्रभावित होता है सूर्य की किरणों के तिरछापन पर, कि उसका तिरछापन किस प्रकार का है। बढ़ते हैं आगे, दूसरा क्या कारक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। दूसरा है सूर्य विकिरण की अवधि।
सूर्य विकिरण की अवधि का अर्थ होता है कि जो सोलर रेडिएशन है वो उसकी ड्यूरेशन कितनी, डे लाइट की जो ड्यूरेशन किस प्रकार की, तो वो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर सूर्य उदय कब होता है और अस्त कब होता है। उदय कब होता है और अस्त कब। अभी आप देखिए वर्तमान दिनों में कि सूर्य जो उदय होता है वो लगभग 7 साढ़े 7 बजे होता है और सूर्यास्त जो होता है वो आप देखेंगे कि 5:30 बजे 5 बजे सूर्यास्त हो जाता है। तो आपके पास दिन कितना मिला, बहुत कम ड्यूरेशन आपको लाइट की मिली। तो अभी बिजली की खपत ज्यादा हो रही है, क्यों हो रही है, रात लंबी है और रात लंबी होने के कारण आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ रही है। गर्मियों के दिनों में आप देखेंगे कि 5 बजते ही तो सूर्य उदय हो जाता है, 5 बजे सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त लगभग 7:30 के आसपास होता है। तो डिपेंड करता है कि डे ड्यूरेशन कितनी है, वह आपको इंसोलेशन को प्राप्त। अब डे ड्यूरेशन ज्यादा है यानी आपको इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा, रात होने के बाद सूर्य का प्रकाश कहाँ गया, नहीं मिलेगा, तो इंसोलेशन आपको नाइट में कम मिलेगा। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री आपके झुकी हुई। जब अपनी वो एक्सिस पर, अपनी धुरी पर परिभ्रमण यानी रोटेशन करती है तो ऋतु परिवर्तन होते हैं। परिभ्रमण और परिक्रमण, ये दो शब्द इस प्रकार के आते हैं। आई होप आपको इन बारे में पता होगा कि परिभ्रमण क्या होता है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, दोनों के बारे में आपको पता होगा। तो पृथ्वी अपने ही जगह पर जब घूमती है, अपनी जगह पर यानी उसका जो एक्सिस है, उस एक्सिस पर ये मूव होती है, ये इसका एक्सिस है और इस एक्सिस पर ये घूमती है, ठीक है। तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं, ठीक है। ये अपनी जगह पर, ये इसी जगह पर घूम रही है, इसी जगह पर, तो उसे हम रोटेशन कहेंगे या परिभ्रमण कहेंगे। लेकिन जब वो अपने स्थान पर यहां आई, फिर यहां आई, फिर यहां आई और फिर यहां आई, इसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण से याद रखिएगा कि परिक्रमा दी जा रही है, किसकी परिक्रमा दी जा रही है, सूर्य भगवान। तो पृथ्वी सूर्य देवता की परिक्रमा करती है और जो परिक्रमा होती है उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। रोटेशन जो है अपने ही स्थान पर जब पृथ्वी घूमती है तो हमारे यहाँ पर सीजनल चेंज होते हैं, ऋतु में परिवर्तन आते हैं। इससे सूर्य प्रकाश की अवधि बदलती रहती है, कभी दिन बड़ा हो जाता है, कभी रात बड़ी हो जाती है। गर्मियों के दिनों में जब सीधी सूर्य की किरणें पड़ती है तो हमें इंसोलेशन ज्यादा प्राप्त होता है और वहीं सर्दियों के दिनों में इंसोलेशन कम मिलता है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से यानी इक्वेटर से हम पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तब गर्मियां तथा सर्दियों में दिन व रात की अवधि का अंतर आपको बढ़ता जाएगा। यानी रातें, अब इक्वेटर से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे वहां पर जो रात है वो लंबी होगी और दिन वहां पर छोटे देखने को मिलेगी। यही कारण है कि वहां पर आपको 6 महीने कहा जाता है कि आप जब 0 डिग्री पर है तो वहां पर अधिकतम लंबे दिन 12 घंटे के हो सकते हैं और जब आप 17 डिग्री पर पहुंचेंगे तो दिन या रात में आपको 13 घंटे का अंतर दिखेगा। एक 13 का होगा तो दूसरा नो डाउट आपका 11 का होगा। इसी प्रकार से धीरे धीरे जब आप 90 डिग्री पर पहुंचते हैं तब तक आपको रात 6 माह तक देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से आपकी जो सूर्य की जो ताप की जो मात्रा है वो आपको कम और ज्यादा देखने को मिल जाती है। डिपेंड करता है कि सोलर रेडिएशन की ड्यूरेशन आपको कितनी मिल रही है। इसी प्रकार से पृथ्वी से सूर्य की दूरी, अब पृथ्वी और सूर्य काफी दूर है। एक आर्टिकल थोड़े दिन पहले मैंने पोस्ट किया था, थोड़े दिन मतलब 2 जनवरी को आसपास, आपको 2-3 जनवरी को। अभी सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पर, यानी लगभग यहाँ पर मिलियन किलोमीटर के अंतर्गत दे रखा है, मैं यहाँ पर करोड़ में आपको बता देता हूँ कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा
करती है, यानी उसका एक ऑर्बिट होता है, उसका पथ होता है, ये ऑर्बिट है उसका, ये पथ जो होता है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। तो वह इस स्थिति में देखिएगा, यहां से इसकी दूरी न्यूनतम है, ठीक है, यहां से इसकी दूरी, ठीक है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह आती है जनवरी को। जनवरी में यानी 3 जनवरी के दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। कितना निकट होता है? यह आपके 147.1 मिलियन किलोमीटर। और सबसे दूर कब होता है? जुलाई में। जुलाई के दिन ये सबसे दूर होता है। जब बहुत पास होता है तो उसे रवि नीच या उपसोर या पेरिहेलियन की स्थिति कहते हैं। उपसोर इसे कहते हैं हम, उप उप यानी पास, और एपिलियन का अर्थ होता है अपसोर, यानी सूर्य पृथ्वी से काफी दूर है। देखिएगा 152 और ये 147 करोड़ों में है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या जब उपसोर की स्थिति तो जनवरी में हुई, तो जनवरी में अब फर्क क्या पड़ता है कि जब पास रहेगा तो इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा, दूर रहेगा तो इंसोलेशन कम मिलेगा, ठीक है। तो पृथ्वी पर जब ये बहुत पास होता है, उपसोर की स्थिति होती है, उपसोर की स्थिति या अपसोर की स्थिति, तो यहां पर जब पास की स्थिति है तो कहा जाता है कि लगभग 6% प्लस यहां पर इंसोलेशन ज्यादा मिलता है। पास होगा तो इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा मिलेगा इसका अर्थ क्या होगा, यानी जब उपसोर होगा तो उस दशा में जो दक्षिणी गोलार्ध की जो गर्मियां हैं वहां पर सर्वाधिक सूर्य ताप मिलेगा, और अपसोर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों में न्यूनतम तापमान देखने को मिलेगा। अब गोलार्ध को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तो हमारी सर्दियां हैं, सूर्य अगर प्रकाश 6% ज्यादा मिल रहा है तो सर्दियां क्यों है? देखिएगा हम उत्तरी गोलार्ध में, देखिएगा उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर देखिएगा ये प्रदीप्ति वर्ग यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति है उस समय? सर्दियां, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है। आप जब ऑस्ट्रेलिया में जाए तो इस समय वहां पर देखें तो वहां पर भयंकर गर्मी पड़ रही है, लेकिन हम क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए हमें महसूस नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कितना अधिक पड़ रहा है, क्योंकि ये जो प्रकाश है देखिएगा जो हिस्सा जिसके सामने रहेगा, सूर्य के सामने जो हिस्सा रहेगा वहां पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जुलाई की स्थिति में, जुलाई के दिनों में जब सूर्य काफी दूर रहता है तो यही दक्षिणी गोलार्ध में उस समय सर्दियों का समय रहता है, और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में क्या रहता है? गर्मियों का मौसम रहता है। तो गोलार्ध के आधार पर हम इसको देख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस सूर्य की अगर कम है तो इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा, और अगर ज्यादा है तो वहां पर आपको इंसोलेशन कम देखने को मिलेगा। पास है तो इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा, दूर है तो इंसोलेशन कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सॉलिड स्टिग्मास जो है और कलंक, छोटे छोटे से जो धब्बे पाए जाता है उनको हम सौर कलंक कहते हैं, सन स्पॉट। अब ये जो सन स्पॉट होता है यानी सूर्य में विद्युत चुंबकीय तूफान आते रहते हैं, यानी मैग्नेटिक जो तूफान आते हैं वहां पर, तो वहां का जो प्रकाश विकिरण है वो लुप्त हो जाता है, यानी जहां पर काला धब्बा है यानी वहां पर तूफान हुआ, इसका मतलब वहां से जो रेडिएशन है वह लुप्त हो गया। ऐसी स्थिति में
जो यूवी विकिरण की जो मात्रा है यानी यूवी रेज जो है वो प्लस हो जाती है। देखिए सोलर रेडिएशन तो माइनस हो गया, लेकिन यूवी जो रेज है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जब हम सूर्य की धरातल को देखते हैं तो हमें धब्बे नजर आते हैं, उन्हें हम सन स्पॉट कहते हैं। ये सन स्पॉट जो होता है उसकी ड्यूरेशन है 11 ईयर। 11 ईयर्स में एक धब्बा बनता है, वापस धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। जब सूर्य पर इस प्रकार के स्पॉट बढ़ जाते हैं तो यूवी रेज लगभग 20 गुना बढ़ जाता है। जब सूर्य पर कलंक आ जाते हैं तो उस समय पृथ्वी पर इंसोलेशन पर 2% इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, यानी सूर्य ताप 2% बढ़ जाता है और धरातल का जो तापमान होता है 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि वहां पर जब भी सूर्य कलंक होंगे उस समय इंसोलेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति हर 11 साल में पृथ्वी का जो तापमान है वो आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। इसी प्रकार से वायुमंडल की पारदर्शकता, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसके अंदर बादल है, उसके अंदर धूल के कण है, वो कुछ क्रियाओं को घटित करते हैं, जैसे विषेत परावर्तन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किस प्रकार से कि सूर्य से जो किरणें हमारे पास पहुंचती है वह पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही वापस लौटा दी जाती है, उसको हम रिफ्लेक्टेड या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसे हम एल्बिडो कहते हैं। ये एल्बिडो एवरेज जो है 35% होता है। एवरेज जो एल्बिडो होता है वो 35% होता है, यानी जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही रिफ्लेक्ट कर दी गई। किसने रिफ्लेक्ट किया? बादलों ने रिफ्लेक्ट किया। बादलों के अलावा वायुमंडल में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे से एरोसोल्स हैं उन्होंने रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, धरातल जो पृथ्वी का है उसने रिफ्लेक्ट किया। तो रिफ्लेक्शन जो होता है उसका 35% जो होता है इंसोलेशन का वो रिफ्लेक्ट होता है, उसे हम एल्बिडो कहते हैं। तो जो एल्बिडो है वह प्रभावित करता है। इसके अलावा कुछ मात्रा स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड का अर्थ होता है कि वो फैल गई। ठीक है, कुछ तो हो गई रिफ्लेक्ट और कुछ हो गई स्कैटर्ड, यानी फैला दी गई, और कुछ सोख ली गई। बादलों ने सोख लिया, धूल के कणों ने उसे सोख लिया। तो इस प्रकार से ये प्रभावित करता है। इसी प्रकार से जल और स्थल का जो स्वभाव है वो भी प्रभावित करता है, और उच्चावच अभिमुखता और अनावरण होते हैं वो भी इसे प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो हमें प्रभावित करते हैं इंसोलेशन को